हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। फोर्थ सेमेस्टर बैच में मैं रोहित आरब आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, क्लासेस कैसी चल रही हैं? सब मज़े में? अब तो आप लोग की स्कीम भी आ गई है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की स्कीम आ गई है तो आप लोगों ने पढ़ाई को भी बूस्टअप कर दिया होगा। तो बच्चों, जिन लोगों ने हमारी क्लास अभी तक नहीं ली है वो हमारे फोर्थ सेमेस्टर की EEE की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 400 रुपये में। कितने में बच्चे? मात्र 400 रुपये में आप अपने फोर्थ सेमेस्टर के EEE फर्स्ट की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 100% कंप्लीट कोर्स और नोट्स मिलेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं EEE। तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 का आज की इस क्लास में जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं उसको निपटाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 का जितना भी रिमेनिंग पोर्शन बचा है, बस मैं उस सारे के सारे रिमेनिंग पोर्शन को अपनी इस क्लास में निपटाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, रिमेनिंग पोर्शन में यदि आपको याद है तो हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जो है आपका कॉरिडोर वायरिंग। और कॉरिडोर के वायरिंग के बाद हम लोग एक रूम वायरिंग सीखेंगे, और रूम वायरिंग सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे बच्चों अपनी अलार्म सर्किट्स। और अलार्म सर्किट को सीख करके हमारा चैप्टर नंबर 2 का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चे, अगर हम बात करें कॉरिडोर वायरिंग की, तो कॉरिडोर बेसिकली गलियारा बोलते हैं कॉरिडोर को हिंदी में। क्या बोलते हैं? गलियारा। या फिर दूसरी अगर वर्ड्स में बात करें तो गैलरी भी बोलते हैं। मतलब कॉरिडोर गैलरी को कहा जाता है बेसिकली। जो गैलरी होती है, जो कॉरिडोर होते हैं हमारे पास, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज कॉरिडोर और एक होता है बच्चों ओपन कॉरिडोर। क्या होता है? एक होता है क्लोज कॉरिडोर और एक होता है आपका ओपन कॉरिडोर। क्लोज कॉरिडोर का मतलब होता है हिंदी में बच्चों बंद गलियारा, यानी कि एक तरफ से एंट्री का तो उसमें पोर्शन रहेगा, लेकिन एग्जिट का एंड में ओवरऑल एंट्री और एग्जिट का एक ही पॉइंट रहेगा। जैसे इसी दरवाजे से एंट्री मारनी है, फिर अपना काम निपटा करके इसी दरवाजे से वापस जाना है, इसको कहा जाता है आपका क्लोज कॉरिडोर। गेट इट ना? आफ्टर दैट open corridor is that corridor in which we entered from one side and we can exit from the another side। like इधर से हम लोगों ने एंट्री मारा और इधर से हम लोग बाहर निकल गए, तो ये आपका होगा ओपन कॉरिडोर। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बच्चों हिंदी में खुला गलियारा। तो बस मैं आपको इन दोनों के वायरिंग डायग्राम ही सिखाएंगे। 3 प्रकार के वायरिंग डायग्राम आप लोग को पता हम लोग सीख रहे हैं, स्कीमेटिक डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम और मल्टी लाइन डायग्राम। तो जल्दी से सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं कि हमारी जो क्लोज कॉरिडोर की वायरिंग है वो किस प्रकार से होगी, और फिर मैं आपको ओपन कॉरिडोर की वायरिंग को समझाऊंगा। तो चलिए, बिना देरी के जल्दी से मैं आपको क्लोज कॉरिडोर की वायरिंग समझाता हूँ। तो बेसिकली मान लीजिए कि क्लोज कॉरिडोर का ये वाला एंट्री गेट है, यहीं से हम लोग एंट्री मारेंगे और यहीं से हम लोग बच्चों बाहर भी निकलेंगे। तो ये आपका क्लोज कॉरिडोर का गेट है। ठीक, इसको हमने डोर मार्क कर दिया है। आफ्टर दैट क्या है कि यहीं पर हमने अपना एक स्विच बोर्ड लगाया हुआ है, यहीं पर हमने एक स्विच बोर्ड लगाया हुआ है 1। तो इसमें कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाएगा जो कि आपका 1 वे स्विच लगेगा। क्या लगेगा? एक यहाँ पर 1 वे स्विच लगेगा। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, आपका यहाँ पर एक बल्ब लगा होगा, ये वाले बल्ब में ग्लो करना चाहिए। उसके बाद थोड़ी दूरी पर जाकर हमारा स्विच बोर्ड 2 लगा होगा, मतलब कितने के भी साथ हो सकता है, मैं यहाँ पर 2 बल्ब के साथ दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम स्विच बोर्ड 2 में आपका 2 वे स्विच लगा होगा। क्या लगा होगा? 2 वे स्विच। तो जैसे ही इसको प्रेस करें, ये वाला बल्ब बंद हो जाना चाहिए और ये वाला बल्ब आपका ग्लो कर जाना चाहिए। ये लॉजिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्विच बोर्ड नंबर बच्चों 3 लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? स्विच बोर्ड नंबर 3। तो जैसे ही आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि जैसे ही आपने इस बटन को प्रेस किया तो ये आपका बल्ब ग्लो कर गया। जैसे ही आपने इसको प्रेस किया, आपका ये वाला बंद हो गया और ये वाला ग्लो कर गया। अब यहाँ पर लगा होगा आगे बल्ब। जैसे ही आप स्विच बोर्ड नंबर 3, इसमें भी आपका 2 वे लगा होगा, 2 वे स्विच लगा। कैसे होगा सब दिखाएंगे, चिंता मत करो। जैसे ही इसको प्रेस किया, वैसे ही आपका ये वाला बल्ब ग्लो करेगा और ये वाला बल्ब बंद हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम आगे जाते हैं, हमारा पीछे वाला बल्ब बंद हो जाता है
जैसे बिल्कुल इसको फिर से समझिएगा। जैसे हमने एंट्री मारा, इसको दबाया, बल्ब नंबर 1 इसको B1 कहा गया है, ग्लो करेगा। जैसे ही स्विच बोर्ड नंबर 2 के, जो कि 2 है, इसको दबाया, वैसे ही ये वाला बल्ब हमारा बंद हो जाएगा और B2 आपका ग्लो करने लगेगा। उसके बाद जैसे ही हम आपके आगे जाएंगे, स्विच बोर्ड नंबर 3 को दबाएंगे, तब B2 बंद हो जाएगा और B3 ग्लो करने लगेगा। यानी कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होने से बचेगी। जिस सेक्शन में हमको काम है उसी सेक्शन में हम अपना काम निपटाएंगे। उसके बाद अपना काम करके वापस जाएंगे। जैसे इसको दबाएंगे, ये वाला बंद, ये वाला जलेगा, इसको दबाएंगे, ये वाला बंद, ये वाला जलेगा, इसको दबाएंगे, ये भी बंद होगा, अपने बाहर लॉक कर फटाक से स्वाहा। ठीक, अब बिना समय गवाए जल्दी से इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाता हूँ, और मल्टी लाइन डायग्राम के बाद सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम दोनों के दोनों आपको बना के दिखा दूंगा। बहुत ज़्यादा आसान है। तो बच्चों, मल्टी लाइन डायग्राम समझाने वाला बनाए या फिर आपको जो बनाना है वो वाला बनाए। एक्चुअली जो आपको एग्जाम में बनाना है वो तो आपको नोट्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर वो डायग्राम एक्चुअली बना करके दिखाना चाहता हूँ आपको, जो आपके समझ में आए, ताकि आप कनेक्शन कर सको। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हमारे 92 स्विच की पहचान क्या है। हमारे 92 स्विच की पहचान है कि उसके पीछे 2 टर्मिनल्स होते हैं। और हमारे 2 वे स्विच की पहचान क्या है? हमारे 2 वे स्विच की पहचान है कि उसके पीछे आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो बस मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम यहाँ पर एक 92 स्विच लगाएंगे। तो ये लगा दिया भैया हमने एक 92 स्विच। उसके बाद हम एक लगाएंगे 2 वे स्विच, और जितने भी हमको आगे को बल्ब बढ़ाने होंगे उतने ही हम लोग 2 वे स्विच लगाते रहेंगे। जितने भी लगाने होंगे उतने ही हम लोग 2 वे स्विच लगाते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 बल्ब के साथ। तो 3 बल्ब के साथ किस प्रकार से काम होगा बच्चे, देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये रहा आपका न्यूट्रल का वायर, और ये रहा आपका फेस का वायर। न्यूट्रल मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि न्यूट्रल को आपको लेकर के आना नहीं होता है फेज वायर में, उसमें क्या बोलते हैं, स्विच में, फेज को। और ये रहा आपका बल्ब B1, इसको थोड़ा नीचे लगा देते हैं बच्चों एक्चुअली, ताकि कन्फर्मली हमको दिक्कत ना पड़े डायग्राम में। ये रहा बल्ब B1, ये रहा बल्ब B2 और ये रहा बल्ब B3। ये इनके 2 टर्मिनल्स हैं कनेक्शन के। ये रहे 2 टर्मिनल्स कनेक्शन के। क्लियर? ये रहा B1, दिस वन इज B2 एंड दिस वन इज B3. So first of all we have to know that phase wire is only connects with switches. नोट मतलब न्यूट्रल वायर को स्विच में कभी नहीं देते, सिर्फ फेज वायर को ही स्विच में देते हैं। तो ये हमने 1 वे में दिया, 1 वे में दिया। अब 1 वे से निकाल के क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है कि 1 वे से निकल के जो आपका इसका वायर जाएगा वो एक्चुअली जाएगा बच्चों इस वाले के बीच वाले में। क्या होगा, इस वाले के बीच वाले में जाएगा। तो यहाँ से निकाल के और हम इसको बीच वाले को कनेक्ट कर देंगे। याद रखिए, ध्यान से सुन के चलो। फ्यूज फेज वायर हमने इसको दिया, यहाँ से निकाल के इसके बीच वाले को दिया। इसके ऊपर वाले से निकाल के हमने क्या किया कि एक टर्मिनल इसके ऊपर वाले से निकाल के बल्ब को दे दिया फेज वायर, न्यूट्रल बल्ब को ये दिया है, यहाँ से निकाल के न्यूट्रल हमने दूसरे बल्ब को दिया, यहाँ से निकाल के न्यूट्रल हमने अपने तीसरे बल्ब को दिया। ऐसे ही आगे को निकाल देंगे। अब फेज वायर की बात है बस। अब हमने क्या किया कि हमने जो है, अब मैंने कहा कि जैसे इसको दबाएं, ये बल्ब ग्लो करना चाहिए। जैसे ही हम इसको नीचे को दबाएंगे तो ये दोनों तरफ ऑपरेट होता है, आपको पता ही है। अगर ये ऊपर को रहेगा तो ये वाला बल्ब ग्लो करेगा। जैसे ही इसको नीचे को दबाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई निकाल करके बच्चों हमने दे दी है अपनी इसके बीच वाले टर्मिनल को। किसको दे दी है? इसके बीच वाले टर्मिनल को। और इसके ऊपर वाले टर्मिनल से निकाल के हमने दे दिया है ये वाला फेज वायर, और नीचे वाले टर्मिनल से निकाल के बच्चों हमने दे दिया है ये इसको फेज वायर। ये देखो भैया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको ध्यान से सुन के समझ के चलना बच्चों। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो अगर ये तार ऐसे करके है तो ये आपका, ये मिला इसको फेज, ये मिला इसको न्यूट्रल, ये वाला बल्ब ग्लो करने लग गया। जैसे ही हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ को दबाएंगे तो ये बंद हो गया। अब सप्लाई यहाँ से होती हुई यहाँ पर गई। अगर ये ऊपर को कनेक्ट है तो ये वाला बल्ब ग्लो करने लगेगा। वैसे ही जब हम इसको नीचे को दबाएंगे तो सप्लाई यहाँ से कट गई, और अब इसको मिल गया फेज और न्यूट्रल ऑलरेडी मिला हुआ, तो ये वाला ग्लो करने लगा। सिंपल सी कहानी।
इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना कितना ज़्यादा आसान, जल्दी से बना लेते हैं बिना एक भी मिनट का समय गवाए। इसका सिंगल लाइन डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा आपको, क्योंकि जब हमने मल्टी लाइन सीख लिया तो सिंगल लाइन तो मल्टी लाइन के बाद बहुत ज़्यादा आसान लगता है, आप लोग को पता ही है वाले वक्त, है ना, कितनी बार मैंने बनवाया अपनी प्रीवियस क्लासेस में। चलो कितने लोग बना सकते हैं इसका सिंगल लाइन डायग्राम बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ एकदम कि कितने लोग इसका सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है कि इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। चलिए बना लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले एक ऐसी लाइन जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जो स्विच बोर्ड है आपका वो ऐसा होता है कुछ। अब यहाँ पर हमारे दो वायर आए निकल के, इस लाइन में कितने वायर हैं बच्चों, दो ही वायर हैं। यहाँ पर कितने वायर हैं बच्चों, तीन वायर हैं। यहाँ पर तीन वायर हैं और यहाँ पर भी आपके तीन वायर हैं। ये देखो दिख रहे हैं तीन, ये भी तीन और ये वाले भी तीन, ये भी तीन, ये भी तीन, ये भी तीन और ये भी तीन और ये आपके दो बच्चे और ये भी आपके दो। लो बन गया सिंगल लाइन डायग्राम। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो उसका तुरंत एकदम, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना भैया, जल्दी से तुरंत स्क्रीनशॉट मार डालो इसका। उसके बाद जल्दी से इसका अब स्कीमेटिक डायग्राम बना देते हैं। यही को बना दो स्कीमेटिक। चलो भैया मैं थोड़ा सा बस थोड़ी सी जगह लूँगा और स्कीमेटिक डायग्राम यही बना दूंगा। तो बच्चों आपको पता है स्कीमेटिक के लिए एक लगाते हैं फेज वायर, एक लगाते हैं न्यूट्रल वायर। ये लग गया आपका फेज वायर, ये लग गया आपका न्यूट्रल वायर। तो फेज वायर हमने दिया है किसको है, वन वे स्विच को दे दिया फेज वायर वन वे स्विच को। वन वे स्विच का एक टर्मिनल तो गया है आपके टू वे स्विच में और टू वे स्विच से एक गया है बल्ब को, उसको न्यूट्रल मिल गया। दूसरा गया है दूसरे टू वे में, दूसरा गया दूसरे टू वे में, उसका फिर से एक गया है बल्ब को, उसको न्यूट्रल मिल गया। फिर इसका टर्मिनल फिर से गया है टू वे में, यहाँ पर हमारे इस वाले के लिए टू वे में न जा करके सीधा बल्ब को मिला है। तो ये भैया आपका बन गया स्कीमेटिक डायग्राम। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मल्टी लाइन डायग्राम, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, इसको बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। अगर आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों बहुरेखा चित्र, इसको एकल रेखा चित्र और इसको बोलते हैं आपका योजना चित्र। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी जरा सा भी डाउट रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लास को दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। चलिए बच्चों क्लोज कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट खत्म, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लो और आप लोगों ने नोट भी कर लिया, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, कौन सा वायर कहाँ कैसे कैसे जा रहा है। चलिए फिर इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे जल्दी से बिना समय गवाए ओपन सर्किट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे जल्दी से एकदम बिना समय गवाए ओपन कॉरिडोर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ओपन कॉरिडोर के बारे में। तो ओपन कॉरिडोर के बारे में जो बात करेंगे, ओपन कॉरिडोर की वायरिंग में स्पेशल केस होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग न्यूट्रल वायर को स्विच में लेकर के नहीं जाते, लेकिन ओपन कॉरिडोर के केस में हम लोग न्यूट्रल वायर को स्विच में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट करने होते हैं कि ओपन कॉरिडोर इज दैट कॉरिडोर इन विच वी कैन एंटर फ्रॉम द वन पॉइंट एंड वी कैन एग्जिट फ्रॉम द अनदर पॉइंट। एक तरफ से एंट्री मारो, दूसरी तरफ से निकल जाओ। तो होता क्या है, जैसे ही हमने एंट्री मारी हमारा बल्ब जल जाना चाहिए, जैसे ही हमने आगे को कोई स्विच दबाया आगे वाला बल्ब जल जाए, पीछे वाला बंद हो जाए। मतलब इसमें हमारा एक वन वे स्विच और बाकी सारे के सारे टू वे यूज हुए थे। और आपका जो ओपन कॉरिडोर वायरिंग है बच्चों, उसमें सारे के सारे ही टू वे यूज होते हैं, एक भी वन वे यूज नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस आपको डायग्राम बना कर दिखाएंगे और आपको वो डायग्राम एज इट इज याद कर लेना है और साथ में समझाने का भी पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको 400 रुपये में बहुत हाई लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका समय को बर्बाद किया जाए, क्योंकि समय तो मेरे पास बर्बाद करने के लिए है ही नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है।
मैं तो खुद नहीं चाहता कि आपका इतना सा भी समय बर्बाद करूँ, मैं इतना सा भी नहीं, हो ही नहीं पाएगा इतना सा भी समय बर्बाद, क्योंकि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, तो आपका कैसे करेंगे बच्चों, है ना। चलिए, तो इसमें आपके सारे के सारे टू वे स्विच लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ओपन कॉरिडोर वायरिंग बच्चों, आपके सारे के सारे टू वे स्विच लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम एक टू वे स्विच लगा लेते हैं। ये लग गया हमारा पहला वाला टू वे स्विच, फिर ये लग गया हमारा दूसरा वाला टू वे स्विच, फिर ये लग गया हमारा तीसरा वाला टू वे स्विच। हम यहाँ पर 3 बल्ब का ऑपरेटिंग देखेंगे, इसके लिए हमको 4 टू वे स्विच लगाने पड़ते हैं। जितने बल्ब की ऑपरेटिंग होती है, देखो ये वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें से किसी भी बल्ब को किसी भी जगह से जला सको, किसी भी जगह से बंद कर दो। जैसे यहाँ से इसको जलाया, ये वाला बल्ब जो B1 है ये ग्लो करने लगा, इसको दबाया तो ये वाला बंद हो जाए, ये B2 ग्लो करने लगे, जब इसको दबाया ये वाला बंद हो जाए, ये B3 ग्लो करने लगे। जब हम एंट्री एग्जिट पे आ गए, इसको दबाया, ये भी बंद हो गए, अपना काम करके निकल गए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका B1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका B3 हो गया। वायर वही एज इट इज, न्यूट्रल और फेज। न्यूट्रल तो मैंने कहा था कि न्यूट्रल यहाँ पर आपका स्विच में भी जाता है। उसके पीछे की कहानी ये होती है बच्चों कि न्यूट्रल आपका स्विच में क्यों जाता है, ये जरूर देख लेना है कि न्यूट्रल आपका हमारा स्विच में क्यों जा रहा है। यहाँ पर न्यूट्रल के स्विच में जाने के पीछे का कारण ये है कि जैसे ही हम इसको ऑन प्रेस करें, न्यूट्रल और फेज दोनों इसको मिल जाने चाहिए बल्ब को, मतलब कि एक टर्मिनल से मिले फेज वायर और दूसरे टर्मिनल से मिल जाए न्यूट्रल वायर। इसीलिए आपका न्यूट्रल भी यहाँ पर जाता है आपका किसमें, स्विच में, जबकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली आपका स्विच में न्यूट्रल वायर नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका इस ओपन कॉरिडोर वायरिंग के स्पेशल केस में जो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फेज वायर की। तो जो आपका फेज वायर है, देखिएगा अगर हम बात करें स्कीमेटिक डायग्राम में हम लोग जल्दी समझ सकते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम में समझ के चलो आप लोग, ये देखो कि स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ, तो स्कीमेटिक डायग्राम में हम लोग जल्दी समझ जाएंगे इसके, और मल्टी लाइन डायग्राम इसका आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसके लिए मैं पहले आपको इसका स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाऊंगा और उसके बाद इसका मल्टी लाइन डायग्राम बना के दिखाएंगे, है ना। बनाएंगे दोनों, बनाएंगे मल्टी लाइन भी, बनाएंगे सिंगल लाइन भी और स्कीमेटिक भी, लेकिन पहले इसका स्कीमेटिक बना लेते हैं। तो ये आपका फेज वायर, ये आपका न्यूट्रल वायर, ये रहा फेज वायर, ये रहा न्यूट्रल वायर। तो होता क्या है कि यहाँ पर फेज वायर के सबसे पहले टर्मिनल ये टू वे स्विच रहेगा। टू वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं। तो इस वाले में हमने कनेक्ट किया, इसको टर्मिनल को थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं, इसके हमने बीच वाले में कनेक्ट किया। फेज वायर को हमेशा इसके बीच वाले में कनेक्ट कर दिया और उसके एक टर्मिनल से हम लोग बल्ब में ले गए और दूसरे टर्मिनल पर हमने इसको न्यूट्रल दे दिया। ये हमने इसको न्यूट्रल दिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास ऐसे ऐसे 4 टू वे स्विच लगे हैं। 4 क्यों लगे हैं? क्योंकि हमको 3 बल्ब ऑपरेट कराने हैं। तो हमने इसके ऊपर वाले टर्मिनल से इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, हमने सबको मिल लिया। देखो हमने फेज वायर सबको दे दिया, फेज वायर यहाँ से लाए और इसमें एक ही पॉइंट से सबको दे दिया फेज वायर। उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम, इसके नीचे वाले पॉइंट को सबको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है, एकदम सबको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है एक पॉइंट को। ये जो आपका नीचे वाला सेक्शन, ये ऊपर वाला सेक्शन हो सकता है, बीच वाले को हमने फेज वायर दे दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब हमने बचे हुए एक पॉइंट से, जो कि आपका ये वाला पॉइंट बचेगा, तो इस ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये वाले बचे हुए एक पॉइंट से हमने बल्ब को सप्लाई दी। यहाँ पर हमने लगाया अपना बल्ब और ये इसको सप्लाई गई, वैसे ही ये इसको सप्लाई गई और वैसे ही ये इसको सप्लाई गई। ये पूरा प्रोसेस है। अब ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो बहुत ज़्यादा आसान समझना। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुन के चलना कि इसके नीचे वाले को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो, सारे के सारों को। कैसे, ये रहा न्यूट्रल, इसको ले आओ और इसको ले आओ और इसके नीचे वाले से कनेक्ट कर दो। ये ऐसे करके ऐसे ले जाओ और फिर यहाँ पर ले आओ,
इसके नीचे वाले को सबको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो। बस ये दो भैया, ठीक है। वही मैंने किया कि नीचे वाले को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। अब ऊपर वाले को फेज से कनेक्ट कर दो। कि फेज से आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो सबसे पहले बीच वाले को सबसे पहले फेज का वायर इस वाले में लेके आओ आप, इसके बीच वाले में, और इसी से निकाल के दूसरे वाले के बीच वाले के लिए ले जाओ। इससे निकाल के आगे वाले के बीच वाले के लिए ले जाओ। इससे निकाल के और आगे वाले के बीच वाले के लिए ले जाओ। ऐसे करके कॉन्सेप्ट करना है। अब इनके एक एक कंपोनेंट बचे हैं, बिल्कुल क्लियर ना। इसको निकाल के बल्ब को दे दो, इसको निकाल के बल्ब को दे दो, इसी से निकाल के आगे वाले बल्ब को दे दो, और इससे निकाल के फिर इस वाले बल्ब को दे दो, इसी से निकाल के आगे वाले बल्ब को दे दो, और फिर बच्चे इससे निकाल के इस वाले बल्ब को दे दो। खिचड़ी सी पक गई, लेकिन इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया था ताकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब रही इसके सिंगल लाइन डायग्राम की बात, बहुत ज़्यादा आसान है सिंगल लाइन डायग्राम बनाना। तो ये रही सबसे पहली लाइन, ये रहा आपका स्विच बोर्ड पहला वाला, ये रहा बल्ब 1, ये रहा दूसरा वाला स्विच 2 वे, ये रहा बल्ब 2, ये रहा तीसरा वाला स्विच 2 वे वाला स्विच, ये रहा आपका बल्ब 3, और ये रहा आपका चौथा वाला स्विच जो बिल्कुल आखिर में लगा होगा। अपना काम निपटा के वापस निकल जाएंगे। रही बात नंबर ऑफ वायर्स की, रहेंगे तो 1 2 3 4 5, ये रहेंगे 5, यहाँ पर रहेंगे 3, यहाँ पर रहेंगे 2 वायर, 2 वायर और 2 वायर, यहाँ पर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 वायर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वायर, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम, सिंपल एंड आसान। ये उम्मीद है ये पूरा समझ में आया हो। इसीलिए मैंने पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम समझाने का सोचा, क्योंकि पहले जब हम स्कीमेटिक समझ लेंगे तो फिर मल्टी लाइन समझना आसान होता है, और सिंगल लाइन तो मल्टी लाइन को देख के अंधा आदमी बना देता है यार। जिसको दिखाई ना देता हो वो भी देख के बना देगा सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनता है मल्टी लाइन को देख करके। तो ये आपका ओपन कॉरिडोर के लिए, किसके लिए? ओपन कॉरिडोर के लिए स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम है। ये आपका एसएलडी सिंगल लाइन डायग्राम है। ये आपका एमएलडी मल्टी लाइन डायग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो बहुत आराम से, क्योंकि इतना मुश्किल है ही नहीं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। हमारे बच्चे बहुत होशियार, भारत माता की जय बोलो, सी बात पे तेज कर देते हैं। मजा आ रहा है नहीं? कोर्स लेके पछता तो नहीं रहे हो कोई भी? तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी अपने इस 4th सेम को लेने के लिए प्रेरित करो। ये मेरा नंबर है, स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा आपको। और बच्चों किसी भी प्रकार की असुविधा यदि आपको हुई, वैसे मैंने होने नहीं दी, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो गई तो उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। कभी होने नहीं देंगे, ऐसा मैंने कोशिश की कि कभी होने नहीं आने आपको। ठीक है, और पढ़ाई में मजा लो, मजे से पढ़ोगे ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगर वैसे पढ़ोगे हल्के फुल्के में तो जल्दी आप भूल जाओगे, इसलिए मजा ले लेके पढ़ो बिंदास। मैं तो मेरा ना बहुत फंडे एकदम क्लियर रहते हैं बच्चों। जीवन में कुछ भी करो, बस अपना उद्देश्य मत भूल जाना। फिलहाल एग्जाम आ गया है तो ये वाला देखना है पहले, बाकी सबको बाद में देख लेंगे हम लोग। बाकी सबके लिए बहुत टाइम मिलेगा बाबा। अभी देखो आप लोग के लिए गर्मी में मैं क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास हम देंगे रिवीजन किया, क्योंकि ये कोर्स तो हो गया ना हमारा, तो इसीलिए लाइव क्लास लेके काय को टाइम बर्बाद करना। लाइव क्लास रिवीजन की लिया करेंगे, उसमें आएगा देखो मजा बिंदास। ये पूरा दिन क्लास चलाया करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा दे रहे हैं आप। और अब हम लोग अपने अगले पार्ट को सीख लेते हैं, जिसका नाम है रूम वायरिंग। बस एक सिंगल से रूम की वायरिंग करनी है, छोटा सा एकदम। मतलब कि लाइट फैन सर्किट एक्चुअली हम लोग को लगाना है, कि किस प्रकार से हम लोग अपना स्विच बोर्ड से एक लाइट, एक फ़ैन और एक सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक पंखा कंट्रोल करना सिखाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक पंखा कंट्रोल ना करा के आपको पूरा सर्किट ही कंट्रोल करा लिया जाए एक ही बार में। तो एक ही बार में आपसे पूरा सर्किट ही कंट्रोल करा लेते हैं। क्या फ़ायदा पहले पंखा कंट्रोल कराएं, फिर स्विच, अभी बल्ब कंट्रोल कराया, अब पंखा कंट्रोल कराएं, फिर बाद में सर्किट बनवाएं। इस तरह करें कि एक साथ सीधा रूम वायरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? रूम वायरिंग कर लेते हैं। इसको उतार लिया था ना, इसको उतार लिया तुरंत देखो। जैसे जैसे मैं बनाता हूँ आप लोग साथ साथ बनाया करो, तभी तो सीखोगे। देखो भैया, अगर देख करके सीखना होता तो आपके पास बुक है,
बुक मिल जाती, बुक ले लेते, कहीं से भी जुगाड़ कर लेते बुक का, टेलीग्राम वगैरह से। बुक तो मैं फ्री में दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बुक मिल जाती, वहाँ से सीख लेते। क्लास लेने आए हो तो यही पर्पज है ना कि कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ बढ़िया सीखेंगे, यही तो लॉजिक होता है क्लास लेने के पीछे का, यही तो फंडा होता है। गलत तो नहीं कह रहे। हम सीखने वाले हैं बच्चों रूम वायरिंग। रूम वायरिंग के बाद हम अपने अलार्म सर्किट्स को शुरू करेंगे। रूम वायरिंग, तो देखो बच्चों, रूम वायरिंग जो रहता है बेसिकली हमारा, वो एक रूम, जैसा मान लीजिए कि ये आपका रूम है और ये आपके रूम का यहाँ पर आपका दरवाजा है, ये हमने बना दिया दरवाजा। दरवाजे से आधा मीटर की दूरी पर हमने लगा दिया अपना स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड से थोड़ी दूरी पर ये लगा दिया बल्ब, फिर ये लगा दिया फैन, ये सब सिंबल्स हैं, और ये लगा दी ट्यूबलाइट, और इसके ऊपर ही हमने लगा दिया सॉकेट। ये हमारा, इसको बोलते हैं वायरिंग प्लान। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वायरिंग प्लान। अभी बेसिकली हमको करना यह है कि हमको एक स्विच बोर्ड से एक बल्ब को, एक फैन को और एक ट्यूबलाइट को ऑपरेट करा के दिखाना है। चलो ट्यूबलाइट को हटा देते हैं, एक बल्ब को, एक फैन को और एक सॉकेट को ऑपरेट करा के दिखाना है। ट्यूबलाइट को हमने यहाँ से हटा दिया है, ट्यूबलाइट को गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बल्ब को और एक फैन को और एक 5 एम्पियर के सॉकेट को इस स्विच बोर्ड से ऑपरेट कराना है। तो पहले ये स्विच बोर्ड बना लेते हैं मल्टी लाइन डायग्राम के लिए। ये होगा स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड पर एक स्विच रहेगा आपका बल्ब का, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि फैन रेगुलेटर बनाना पड़ेगा ना। दूसरा स्विच रहेगा आपका फैन का, तीसरा स्विच रहेगा आपका सॉकेट को ऑपरेट कराने के लिए, और ये रहेगा आपका बड़ा सा सॉकेट, ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि फैन लगा रहे हैं इसलिए हमको अपना फैन रेगुलेटर भी लगाना पड़ेगा। ये फैन रेगुलेटर के टर्मिनल हो गए। ये रहा हमारा भैया बल्ब और ये रहा फैन, सॉकेट तो यहीं पर है। ये रहे 2 वायर, ये न्यूट्रल और ये फेज। कितने लोगों को कनेक्ट करना आता है? न्यूट्रल को हम देंगे सबसे पहले सॉकेट के किसी एक टर्मिनल को, वही टर्मिनल ये है, यहीं से निकाल के ले जाके देंगे हम अपने फैन के टर्मिनल को, और फैन से निकाल के ले जाकर, सॉरी बल्ब से निकाल के ले जाकर देंगे फैन को। अब फैन को, बल्ब को, सॉकेट को, सबको न्यूट्रल मिल गया। अब फेज वायर लेने की बारी आई। फेज वायर हम लेके आएंगे स्विच बोर्ड में अपने, और स्विच के ऊपर या नीचे वाले किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, सबको कॉमन एकदम। अब जिससे हमको बल्ब जलाना है उससे निकाल के लेके जाएंगे, और बल्ब को फेज वायर मिल गया, न्यूट्रल मिल गया, जैसे ऑन करें खट से आपकी सप्लाई बल्ब की शुरू, और बल्ब यूं ग्लो करने लगेगा। जिससे पंखा चलाना है उसका वायर रेगुलेटर में लेके जाएंगे, और रेगुलेटर से निकाल के और पंखे के लिए लेके जाएंगे बच्चों। जैसे ये आपके कनेक्शन कर दिया हमने पंखे, ये पंखे के लिए लेके जाएंगे। उसके बाद जिससे हमको सॉकेट चलाना है, सॉकेट तो यहीं से सीधा कनेक्ट कर देंगे। ये लो भैया, रूम वायरिंग का मल्टी लाइन डायग्राम बन गया। अगर इसके सिंगल लाइन डायग्राम की बात करें बच्चों, तो इसका सिंगल लाइन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये रहा आपका, ये रही लाइन, ये रहा आपका फैन, ये रहा आपका बल्ब, और ये रहा आपका स्विच बोर्ड जिस पर आपका सॉकेट भी लगा हुआ है। तो इस स्विच बोर्ड में आपके ये सिंबल होता है स्विच बोर्ड का, ये सॉकेट का सिंबल होता है। 1 2 3 4 5 वायर, 2 वायर आए, 5 अंदर, मतलब 2 अंदर आए, एक फेस का न्यूट्रल बाहर गया 3, और 2 तार इनके 5, ऐसे तार निकलते हैं। मैंने आपको इंटरनल वायरिंग वाले कॉन्सेप्ट में अच्छे समझा रखा है, अगर क्योंकि वो क्लास पहले देख ली होगी आपने, क्योंकि ये बाद में हो रही है। अगर वहाँ नहीं सीखा तो यहाँ सीखो, ताकि वहाँ भी काम में रख सको। ठीक है बच्चों, आराम से क्लास को 2 से 3 बार देखो, बहुत मस्त समझ आएगी, क्योंकि वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर इतनी आसानी से होता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 और 1 2, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों पूरा। ये सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, और ये वायरिंग प्लान, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, और ये आपका एक रूम का वायरिंग प्लान है बच्चों। इसके साथ हमारी रूम वायरिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो क्लास पूरी परफेक्टली बच्चों। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं आपको सारे के सारे, देखिए मैं एक भी डायग्राम आपको बना करके बोर्ड पर, मतलब पहले से बना के नहीं रख रहा हूँ, सारे के सारे डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि बना कैसे रहे। वरना मैं तो भैया पहले डायग्राम बना के रख लेता, मेरा तो समय बच जाता।
अगर मैं पहले डायग्राम बोर्ड पे बनाकर रख लेता तो मेरा तो फायदा था, फायदे का मतलब समय बच जाता ना। लेकिन आपके सामने सारे डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट है भैया इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिजाइन, वो इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। इसमें यही तो मेन कहानी है कि किस प्रकार से कौन सा वायर कहाँ गया, यही तो सीखना है और क्या सीखना है। तो बच्चों इसके साथ हमारा लाइट फैन का कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर। लाइट फैन का कॉन्सेप्ट हमने अपना पूरा खत्म कर लिया और अब हम जानते हैं जल्दी से अलार्म सर्किट्स को। तो अलार्म सर्किट्स के बारे में कुछ डेफिनेशन दूंगा और फिर आपको सिंपल से अलार्म सर्किट्स के बारे में आपको कहानी सुनानी शुरू कर देंगे। और कहानी सुना करके 2 से 3 सर्किट हैं हमारे और फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए शुरू करते हैं अलार्म सर्किट्स। क्या शुरू करते हैं बच्चों? अलार्म सर्किट्स। आज की इस क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट निपटाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। मुझे लगता है 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अलार्म परिपथ, अलार्म परिपथ। देखिए मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बस क्या है कि स्लो मोशन में मेरे से बोला नहीं जाता। मैं बस चाहता हूँ कि आप भी फास्ट पढ़ो ताकि हम भी फास्ट आगे बढ़ सकें। बस मेरा कॉन्सेप्ट इतना सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ करो, ये करो वो करो, आप तो बस मेरे कहने से थोड़ा सा फास्ट पढ़ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बच्चों अलार्म सर्किट्स के बारे में अगर बात करें तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन या फिर किसी भी अलग सी सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए हमारे कुछ सर्किट्स को डिजाइन किया जाता है और उन्हीं को कहा जाता है आपका अलार्म सर्किट्स। क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है बच्चे आपके अलार्म सर्किट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फायर अलार्म होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके वाटर अलार्म होते हैं, और वो तो बड़ी चीज़ हो गई। फॉर एग्जांपल आपके डोर बेल अलार्म होते हैं, घर में बटन दबाए टिंग 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 घंटी बजती है और अंदर से आप आते हो बोलने, कोई गायत्री मंत्र लगा के रखता है, लगता है धार्मिक माहौल है, मजा आ गया। कोई तो आरती लगा लेते हैं, मतलब वो सब हमारा लेना देना नहीं है। हमारा ऑपरेशन है कि वो घंटी दबाने पर वहाँ से आवाज़ वो स्विच दबाने पर उस घंटी से आवाज़ कैसे निकल जा रही है। तो बेसिकली अलार्म सर्किट्स में हमारे 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं? अलार्म सर्किट्स में हमारे 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला होता है इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, मतलब तात्कालिक ऑपरेशन, बस तुरंत ही होता है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, अभी समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, ये क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस और क्या होते हैं इंस्टेंटेनियस। और अगला वाला जो थर्ड टर्म है वो होता है आपका टाइम डिले ऑपरेशन। तो ये टाइम डिले क्या होता है और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके एक एक करके A to Z सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन की। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन है वो बेसिकली जब किसी स्विच पर, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अलार्म सर्किट्स में सारे के सारे सिर्फ पुश बटन स्विच मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दबाते हैं तभी प्रेशर स्विच जो होते हैं, पुश बटन स्विच जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा अलार्म सर्किट्स को मोस्टली ऑपरेट कराया जाता है। एनओ रहते हैं, एनसी रहते हैं। तो एनओ टाइप का मतलब नॉर्मली ओपन रहता है, एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज रहते हैं, और एनओ एनसी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज रहते हैं। तो अगर बात करें बच्चों इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन की, तो इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप उसको किसी बल्ब के साथ उपयोग कर रहे हो, तो ये आपके पुश बटन का सिंबल होता है। ये रहा बल्ब, इंडिकेटिंग बल्ब, और बस ये रहा फेज वायर, ये रहा न्यूट्रल वायर। ये फेज वायर जैसे ही आप इसको दबाएंगे यहाँ से इसको सप्लाई मिलेगी, ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। ये तो था आपका इंडिकेटिंग बल्ब के साथ। अगर बात करें बच्चों इसको घंटी के साथ बनाना है, तो भैया ये लो, ये बन गया और ये लग गई आपकी घंटी, ये बेल का सिंबल होता है, और ये लग गया आपका न्यूट्रल वायर, ये हो गया फेज वायर। इसको दबाओगे तो जितनी देर तक घंटी को सप्लाई मिलेगी बस ये उतनी ही देर ऑन रहेगा, इसके ज़्यादा देर ऑन नहीं रह पाएगा। ये बस उतनी ही देर ऑन रहेगा जितनी देर की इसको घंटी को सप्लाई जाएगी। इसीलिए इसको कहा गया है इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। क्या कहा गया है? इसीलिए इसको कहा गया है बच्चों इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। क्लियर? उसके बाद आपका आता है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं, यह है आपका इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन।
अब आता है आपका कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। तो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि इसमें एक या तो नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपका पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्टैक्टर और रिले जरूर लगी होती है। नॉर्मल स्विच लगेगा तो कुछ नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आप पुश बटन का पुश स्विच का इस्तेमाल करोगे तब आपका कॉन्टैक्टर और रिले का एक साथ कंबाइंड फॉर्म रहता है, जिसमें क्या होता है कि इसका पूरा डायग्राम हमारे दिखाते हैं आपको कि अगर इसको नॉर्मल स्विच से ऑपरेशन कराना है तो भी कंटिन्यूस हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका वन वे स्विच, ये रहा बल्ब, बस इसको दबा दोगे तो भी तो ये लगातार चलता रहेगा ना, तो ये भी तो कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन नहीं, हमको ये वाला कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन नहीं सीखना, हमको सीखना है पुश बटन के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पुश बटन एक्चुअली यूज करते हैं बच्चों, वो आपका रिले से जुड़ा हुआ होता है। ये रिले एक्चुअली काम क्या करती है कि ये आपकी इस सप्लाई को काफी देर तक होल्ड करके रखती है। जैसे ही इसको दबाएंगे, ये दबाने के बाद अगर इसको हम छोड़ भी देंगे तब भी ये आपका इस एडजस्टर, इसको एडजस्टर कहा जाता है जो मैंने अभी बनाया है, इसके द्वारा आपको इसको सप्लाई मिलती रहेगी काफी देर तक। और ये दोनों कनेक्ट रहते हैं आपके न्यूट्रल से। ये रहा फेज वायर, ये रहा न्यूट्रल वायर। पुश बटन विद रिले, क्या बोलेंगे इसको, पुश बटन विद रिले है ये, विद कॉन्टैक्टर ज्यादा सही वर्ड है, पुश बटन विद कॉन्टैक्टर। अब यदि आपको इसको किसी बैल के साथ ऑपरेट कराना होगा तो यहाँ पर बस बैल लगा देना और आपका सर्किट कंप्लीट। ये आपका बैल के साथ ऑपरेट हो गया। अभी बात करें बच्चों टाइम डिले ऑपरेशन की, तो नाम से पता लग रहा है जिसमें थोड़ा बहुत टाइम का डिले होगा उसको कहा जाएगा आपका टाइम डिले ऑपरेशन। क्या कहा जाएगा बच्चों, जिसमें थोड़ा बहुत भी टाइम का डिले होगा उसको कहा जाएगा आपका टाइम डिले ऑपरेशन। तो ये आपके टाइम डिले ऑपरेशन कैसे होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो आपके टाइम डिले ऑपरेशन है उसका कॉन्सेप्ट समझो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टाइम डिले का मतलब है कि ये टाइम डिले रिले यहाँ पर उपयोग की जाती है। क्या की जाती है, टाइम डिले रिले। तो ये जो टाइम डिले रिले हैं ये बेसिकली दो टाइप की होती है। इसको मैं डाल रहा हूँ देखिए ताकि हम अपना टाइम डिले वाला कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो जो टाइम डिले रिले होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक होती है ऑफ टाइम डिले रिले और एक होती है ऑन टाइम डिले रिले। जैसे आप लोगों ने टाइम बॉम्ब सुना, टाइम बॉम्ब, मेरा उद्देश्य आपको आतंकवादी बनाने का नहीं है, लेकिन डिफेंस करने के लिए भी ये सब चीज़ जाननी होती है। तो टाइम बॉम्ब जैसे कि आप टाइमर सेट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सर्किट है, आप अलार्म लगाते होगे अपने फ़ोन में सुबह को वेकअप होने के लिए, तो उसके पीछे का लॉजिक भी वो टाइमर सर्किट ही होते हैं, अंदर रिलेज लगी होती है कि वो उतने समय बाद ऑपरेट हो जाएगा। तो टाइम डिले रिले बेसिकली कुछ ऐसी रिलेज होती हैं जिनमें अगर ऑन टाइम डिले रिले है तो जितने का भी टाइम सेट किया गया है उस टाइम के बाद वो रिले आपके सर्किट को ऑन कर देगी। और अगर ऑफ टाइम डिले रिले है तो जो भी टाइम सेट किया गया है उस टाइम के बाद वो आपके सर्किट को ऑफ कर देगी। उसको कहा जाता है आपका टाइम डिले रिले। हम अपने सर्किट डायग्राम में किसी में भी टाइम डिले रिले के कनेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कनेक्शन हो ही हुई आती है, हमको तो सिर्फ यहाँ उसका सिंबल बना के चलना है। तो टाइम डिले रिले का जो ऑपरेशन है वो मैं आपको पुश बटन के द्वारा समझा रहा हूँ कि पुश बटन के द्वारा टाइम डिले रिले किस प्रकार से काम करती है। तो बच्चों ये रहा आपका फेज वायर, ये रहा आपका न्यूट्रल वायर। यहाँ पर आपको पता ही है ये पुश बटन लगा होता है हमारा। इस पुश बटन से मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हमने यहाँ पर लगाया था अपना एडजस्टर और यहाँ पर लगाते हैं अपनी टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले का कुछ ये सिंबल होता है, इसका नीचे वाला पोर्शन पूरा डार्क रहता है एकदम ब्लैक, ये वाला, ये आपका टाइम डिले रिले का सिंबल है। इसको सीधा न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जैसा कि आपको पता ही है कि इसके साथ एक कॉन्टैक्टर भी लगा होता है और ये कॉन्टैक्टर आपका सप्लाई को होल्ड करके रखता है जब आपके हम पुश बटन को हटा देते हैं। इस कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल से तो आपका कनेक्ट रहता है एडजस्टर जो कि एक प्रकार की रिले होती है और दूसरे उसी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है आपका, सॉरी इसको थोड़ा उधर बनाना पड़ेगा यहाँ से वरना कंप्लीट नहीं हो पाएगा डायग्राम हमारा। और दूसरे पॉइंट से हमारा कनेक्ट कर दिया जाता है इंडिकेटिंग बल्ब को।
किसको कनेक्ट कर दिया जाता है, इंडिकेटिंग बल्ब को। आप सोचोगे मैंने ये क्या बना दिया, ये एक्चुअली टाइम डिले रिले का ही पार्ट होता है। क्या होता है, टाइम डिले रिले का ही एक पार्ट होता है। ये कोई टाइम डिले रिले, ये एडजस्टर, ये टाइम डिले रिले का ही एक कंपोनेंट होता है। इसको कहा जाता है आपका T1, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कॉन्टैक्ट है फिलहाल के लिए। अगर एक से ज़्यादा टाइम डिले रिले उपयोग की जाती तो एक से ज़्यादा वाले कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो अब इसका ऑपरेशन समझ लो। जैसे आप इसको दबाओगे तो ये सप्लाई टाइम डिले रिले को दे देगा। अब टाइम डिले रिले ऑपरेट होगी, काम खत्म हो गया बस। अब टाइम डिले रिले में सप्लाई स्टोर हो गई। अब मान लीजिए उसके हमने टाइमर सेट किया हुआ है 10 सेकेंड का, ऐसा मान लेते हैं कि हमने उसमें 10 सेकेंड का टाइमर सेट किया हुआ है। तो होगा क्या कि वो आपकी 10 सेकेंड्स बाद इस सप्लाई को कॉन्ट्रैक्टर ने होल्ड करके रखा है इसके लिए, इस अलार्म को ऑन करा देंगे। वो आपका हो जाएगा टाइम डिले रिले। ये तो था इंडिकेटिंग लैंप के साथ, और यही इसी को आपको बनाना हो बजर या बैल के साथ तो इसको ऐसे बना सकते हैं। बस बैल का सिंबल लगा दिया, काम खत्म। क्योंकि बैल भी, उसमें भी फेज न्यूट्रल दोनों लगता है, इंडिकेटिंग लैंप में भी फेज न्यूट्रल दोनों लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको टाइम डिले रिले ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन, हमने अपना कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन, इन सारे के सारे ऑपरेशंस को सीख लिया। और उम्मीद है कि आपको टाइम डिले रिले वाला ऑपरेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने ऐसे सर्किट्स पर जिनमें हम कुछ बैल को कंट्रोल करेंगे। जैसे आपको याद है कि मैंने आपको एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करना सिखाया था, तो वैसे ही अब हम एक बैल को दो जगह से कंट्रोल करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें कोई टू वे स्विच नहीं लगेगा, क्योंकि हम बैल या अलार्म सर्किट्स में एक्चुअली पुश बटन्स का उपयोग करते हैं। जैसे ही उन पर से हम प्रेशर हटा लेते हैं वहाँ से सप्लाई भी हट जाती है। तो एक बैल को दो जगह से ऑपरेट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इवन एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करने से भी कई गुना आसान है एक बैल को दो जगह से ऑपरेट करना। मतलब इतना उससे ज़्यादा मेहनत तो एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करने में लग जाएगी। खैर पहले हम सिखाएंगे आपको एक बैल को एक जगह से ऑपरेट करना। तो बैल कंट्रोल्ड बाय वन प्लेस, बैल कंट्रोल्ड फ्रॉम वन प्लेस। तो एक प्लेस से कंट्रोल करना सिखाते हैं पहले बैल को, फिर आपको दूसरे प्लेस से सिखा देंगे। तो स्कीमेटिक डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसका भी मैंने आपको दिखा भी दिया था। इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन जो होता है वो एक बैल को दो जगह से कंट्रोल करना ही सिखाता है आपको, सॉरी एक जगह से कंट्रोल करना लो बस। अगर इसके बाइनरी डायग्राम की बात करें तो भी बहुत आसान है। ये आपका पुश बटन का सिंबल रहता है ना, ये रहा पुश बटन का सिंबल। और इस पुश बटन के सिंबल में, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा मत बनाओ, मल्टी लाइन में इसको ऐसे बना दो, मल्टी लाइन डायग्राम में इसको ऐसे बना डालो। ये रहा आपका फेज वायर, ये रहा न्यूट्रल वायर, जो आपका बच्चे डायरेक्ट मिलेगा बैल को। बैल का सिंबल आपको पता है ये होता है, इसको फेज वायर मिलेगा दूसरा। लो आपकी बैल कंट्रोल हो गई एक जगह से। अगर इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना चाहोगे तो ये लो भैया, सिंगल लाइन डायग्राम भी इसका बन गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में इसका वही वाला बनाना है, दो 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 और दो, बस सिंगल लाइन डायग्राम में बन गया। ये तो थी आपकी बैल कंट्रोल हो गई एक जगह से। अब अगर मैं आपकी बैल को कंट्रोल करना चाहूँ एक ही बैल को दो जगह से, या फिर दो बैल को एक ही जगह से, तो किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से जरा। हम लोग दो बैल को या एक ही बैल को दो जगह से किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, देखना कितनी ज़्यादा आराम से मैं आपके एक ही बैल को दो जगह से कंट्रोल करके दिखाता हूँ। देखो इसी में, ताकि हमारा कंफ्यूजन ही ना रहे। तो दूसरा पुश बटन हमारा ये लग गया सर, ये रहा दूसरा पुश बटन, ठीक है, ये रहा। और इसके लिए भी हमको फेज वायर चाहिए, तो फेज वायर को हम यहीं से निकाल कर लेकर के जाएंगे। ये हमने दे दिया इसको फेज वायर, उसके फेज से निकाल के दूसरा टर्मिनल और ले जा करके हम ये घंटी को दे देंगे इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये तो न्यूट्रल का है, इस वाले पॉइंट पर हमने दे दिया। अब देखो जैसे आप इसको दबाओगे तो ये मिला फेज, यहाँ से फेज गया इस पर, घंटी आपकी टिंग बजने लग गई। जैसे इसको हटाओगे काम खत्म। अब जैसे आपने इसको दबाओगे तब इसको न्यूट्रल तो ऑलरेडी मिल रखा है, फेज यहाँ से
सॉरी फेज यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आया था, यहाँ से होता हुआ घंटी को मिल गया और आपकी घंटी टिंग 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 बजने लग गई। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जब आपकी दो स्विच द्वारा एक ही घंटी की कंट्रोलिंग की जाती है, दो पुश बटन द्वारा। इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना देखो कितना ज़्यादा आसान है। इसका सिंगल लाइन डायग्राम तो बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं हम। ये लीजिए, ये रही बैल, ये रहे हमारे एक पुश बटन, ये रहा हमारा दूसरा पुश बटन, ये रहे हमारे दो तार, ये रहे तीन तार, ये रहे तीन तार, ये रहे दो, ये रहे तीन और ये रहे आपके दो। बस पानी का सिंगल लाइन डायग्राम। लो हमने अपनी बैल को एक जगह से भी कंट्रोल कर लिया, हमने अपनी बैल को दो जगह से भी एक ही कॉमन बैल को कंट्रोल कर लिया। तो जल्दी से अब बिना समय गवाए हम लोग अपने कुछ सर्किट्स को सीख लेते हैं जिनको कहा जाता है स्टेज सर्किट्स। क्या कहा जाता है? जिनको कहा जाता है इंडिकेटिंग सर्किट्स। इंडिकेटिंग सर्किट्स बेसिकली बच्चों हमारे यहाँ पर दो प्रकार के सर्किट हमको सीखने हैं। एक सीखना है सिंगल स्टेज बैल इंडिकेटिंग सर्किट, एक सीखना है टू स्टेज बैल इंडिकेटिंग सर्किट और एक सीखना है आपको थ्री स्टेज बैल इंडिकेटिंग सर्किट। वैसे तो हमारे सिर्फ दो ही मेन इंपॉर्टेंट हैं, सिंगल स्टेज और टू स्टेज। लेकिन भैया एग्जामिनर के मूड की कुछ पता नहीं होती, क्या पता एग्जामिनर का मूड कब खिसक जाए, कब एग्जामिनर ने पीछे से लड़के आया हो, पता नहीं आपके ऊपर कब गुस्सा निकाल दे, तो कह नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको थ्री स्टेज का भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से सीखते हैं बच्चों बिना समय गवाए बैल इंडिकेटिंग सर्किट्स। और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट्स को समझने के बाद इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा बच्चे ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट्स। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश। चलिए करें बैल इंडिकेटिंग सर्किट्स को करें, बिल्कुल करना ही पड़ेगा भैया, समय थोड़ी ना बच्चा है बाबा ये कोई चॉइस नहीं दे रहे हम आपको, पढ़ना है चुपचाप एकदम बैठ के क्लास को अटेंड करो पूरा, इधर क्या मारकर। चलिए हम पढ़ रहे हैं बच्चों जल्दी से बैल इंडिकेटिंग सर्किट्स। तो एक्चुअली जो हमारे बैल इंडिकेटिंग सर्किट्स होते हैं इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो वो होता है आपका सिंगल स्टेज बैल। इसमें सिर्फ आपको वो बनाना है स्कीमेटिक डायग्राम और कुछ नहीं बनाना। सिंगल स्टेज बैल इंडिकेटिंग सर्किट। दूसरा भी यहीं पर करा दूंगा डुअल स्टेज या फिर टू स्टेज बैल इंडिकेटिंग सर्किट। टू स्टेज बैल इंडिकेटिंग और सर्किट, ठीक है बच्चों। पहले एक वाला ले लेते हैं, पहले दोनों की थ्योरी समझाता हूं। बेसिकली सिंगल स्टेज बैल इंडिकेटिंग सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसमें मान लीजिए कि एक ऑफिस में एक पियोन है, तो वो आपके जब ऑफिसर अंदर बैठे बैठे बटन दबाएं तो बाहर की घंटी बजनी चाहिए, साथ में लाइट जलनी चाहिए और लाइट आपकी बात तक भी जलती रहनी चाहिए ताकि पियोन को पता लगे कि हाँ भाई हमारे ऑफिसर साहब ने घंटी बजाई है, हमको अंदर जाना है। ये होता है आपका बैल इंडिकेटिंग सर्किट्स। चलिए बिना समय गवाए जल्दी से इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। यही आपको एग्जाम में डिट्टो बनाना है और आने के भरपूर चांसेस हैं भैया। ये रहा फेज, ये रहा न्यूट्रल। फेज वायर को आपको पता है, सबसे पहले ये दो तीन बातें तो रट डालो। ये रहा पुश बटन में लेके आते हैं, पुश बटन और प्रेशर बटन बात एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती, ठीक है। इसका जब थोड़े बड़े लेवल पर इसका यूज होने लगता है, जब इसको कॉन्ट्रैक्टर के साथ उपयोग करते हैं तो ऐसा होता है। अब इसको घंटी को तो मिलना चाहिए डायरेक्ट, और क्योंकि घंटी तो जब तक इसको प्रेशर लगे तब तक तो घंटी बजे, उसके बाद हमारा सिर्फ बल्ब जले और कुछ ना हो। तो उसके लिए हमको आपको पता ही है क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये हम अपना यहाँ पर लगा देते हैं टाइम डिले रिले जो मतलब जो कॉन्टैक्टर वाले ऑपरेशन होते हैं वो यहाँ पर लगा देते हैं। ये सारे के सारे हमारे कॉन्टैक्टर के टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्टैक्टर के टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ से हम अपना दूसरा और एक पुश बटन रहता है जो आपका नॉर्मली क्लोज रहता है। ये तो नॉर्मली ओपन था, इसके नॉर्मली क्लोज टर्मिनल्स को यहाँ कनेक्ट किया जाता है जो कि इसके साथ ही आता है, एनो एनसी टाइप दोनों होता है। और इसके साथ एक एडजस्टर लगा करके इसको सीधा न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद
इस वाले पॉइंट से ले जा करके हम अपने इंडिकेटिंग लैंप को देते हैं और बस आपका काम खत्म। न्यूट्रल और फेज। अब इसको जल्दी से समझ लीजिए, कहानी क्या होगी। जैसे ही यहाँ पर लगाना भूल गए हम लोग बच्चों, ये आपका नॉर्मली ओपन, ये भी नॉर्मली ओपन, A2, ये कॉन्टैक्टर के टर्मिनल्स एक्चुअली। तो जैसे ही आप इसको दबाओगे, यहाँ से यहाँ सप्लाई ट्रांसफर होना शुरू होगी और घंटी बजना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऑफिसर इस पर से हाथ हटा देगा या आप इस पर से हाथ हटा दोगे, तब आपकी घंटी को सप्लाई मिलना बंद, बैल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और आपकी बैल बजना बंद कर देगी। लेकिन इस कॉन्टैक्टर ने सप्लाई को होल्ड कर लिया है और इस एडजस्टर यानी कि रिले के द्वारा ये इंडिकेटिंग लैंप थोड़ी देर तक जलता रहेगा, जब तक कि इसको इस स्विच के द्वारा बंद ना कर दिया जाए। ये रहेगा आपका ऑटो, या फिर ये टाइम डिलीवरी लगाओगे तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। ये था बच्चों आपका सिंगल स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट या फिर वन स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट। अब अगर बात करें टू स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट, तो टू स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट बेसिकली ऐसा सर्किट होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि दो ऑफिसर्स के लिए एक सेम पियोन है, कि दो हैं ऑफिसर और पियोन है सेम। तो पियोन बेचारा कैसे कैसे काम करेगा। अभी ऑफिसर तो दो हैं लेकिन पियोन है एक, तो पियोन कैसे काम करे। मान लो कि पियोन कहीं चला गया या फिर कोई और, जैसे मान लीजिए कि दो जगह से एक ही को ऑपरेट करानी है वो दो जगह ही। तो जैसे किसी ऑफिसर ने बैल बजाई और बैल तब तक बजी तब तक तो ठीक है, लेकिन बैल बजने के बाद अगर बैल भी कॉमन हुई कैसा पता लगेगा कौन बुला रहा है। तो अलग अलग ऑफिसर के अलग अलग इंडिकेटिंग लैंप रहते हैं। जो ऑफिसर जैसे यहाँ पर लैंप जलता रहा, वैसे ही वो उस ऑफिसर का लैंप जलता रहेगा और इस वाले ऑफिसर का बंद रहेगा दूसरे वाले का। तो बस बना देते हैं बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले तो वही इसका भी स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। सिर्फ ये लीजिए फेज, ये लीजिए न्यूट्रल। इसके लिए बच्चों सबसे पहले एक नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन लगाना होता है। क्या होता है? एक नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन लगाना होता है, जिसको कि जब तक ये क्लोज रहेगा तभी तक सप्लाई मिलेगी। अगर इसको ओपन कर दिया है तो सप्लाई मिलेगी ही नहीं। इससे दो टर्मिनल निकल जाते हैं, एक ऑफिसर के लिए, एक दूसरे ऑफिसर के लिए। तो जो एक ऑफिसर के पुश बटन को सप्लाई देता है, पहले हम इस वाले को दे लेते हैं, ऐसे ऐसे करके ये रहा, ये इसके पुश बटन को सप्लाई देगा। पुश बटन का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या होता है। तो ये इसके पुश बटन को आपको सप्लाई देगा और ये दोनों पुश बटन जो रहेंगे बच्चों वो रहेंगे आपके नॉर्मली ओपन, क्योंकि नॉर्मली ओपन पुश बटन होते हैं सारे के सारे। तो उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि ये जो देगा ये भी आपका इसके नॉर्मली ओपन पुश बटन को सप्लाई देगा। तो यहाँ से दोनों नॉर्मली ओपन पुश बटन को सप्लाई मिल गई है। उसके बाद अब क्या होगा कि इन दोनों के कॉमन टर्मिनल से आपके इंडिकेटिंग बेल को सप्लाई मिलेगी, ये। अब यहाँ पर इन दोनों के कनेक्टिंग टर्मिनल्स लगाने पड़ेंगे। ये लग गई आपकी बेल और बेल को न्यूट्रल मिल गया। ये लग गया आपका कनेक्टिंग टर्मिनल्स, ये लग गया एक टर्मिनल, ये लग गया आपका दूसरा टर्मिनल, जो कि आपके कॉन्टैक्टर के होते हैं। ये हो गया आपके अलग अलग टर्मिनल्स रहते हैं आपके। जैसा मान लीजिए कि अभी आपको पता ही है इसके लिए ऐसे 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 और इसके टर्मिनल्स फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ से जो ये वाला वायर आएगा आपका, जिसने आपका इधर को निकाला था, तो यही वाला वायर आपका इधर को निकल जाएगा ऐसे करके ऐसे, और यही वाला वायर यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर एक और आपका कॉन्टैक्ट लग जाएगा A3 और ये आपके एडजस्टर को लगा लेगा, जैसे पीछे वाले में लगाया था एडजस्टर, और यहीं से इस वाले कॉन्टैक्ट से आपका निकल के चला जाएगा इंडिकेटिंग लैंप के लिए। ठीक है भैया, और एडजस्टर को भी न्यूट्रल मिलेगा। उसके बाद ये आपका इस वाले पॉइंट को जो सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा आपका ये वाला टर्मिनल, ये आपका सप्लाई प्रोवाइड करेगा इस वाले पॉइंट को। तो अगर बात करें बच्चों तो ये है आपका A1, इसको कहा जाएगा A1 पॉइंट, ये A2 पॉइंट और ये A3 पॉइंट। सेम कहानी उस तरफ भी अप्लाई होगी, आपको पता ही है कैसे होता है। ऐसे करके गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए और हम फिर इधर को आ जाएंगे। अपना इधर के जो बिल्कुल सेम कहानी फॉलो करनी है, इधर का B1, ये B2 और बाकी टर्मिनल्स के बारे में कहानी करें तो यहाँ से आपको पता ही है, इसकी तरह फिर से ये लग गया आपका B3, इससे एडजस्टर लगा दीजिए, एडजस्टर के नीचे वाले से सप्लाई ले जाइए, इंडिकेटिंग लैंप लगा दीजिए
और इसके बाद इसको सप्लाई दे दीजिए आप B1 B2 B3, ठीक है। कहाँ से मिली इसको सप्लाई? इसको सप्लाई मिलेगी यहाँ से, ऐसे करके, और ये बिल्कुल सेम डिट्टो बना दिया। देखो फिर से समझ लो उसको, इसीलिए मैंने इसको पूरा पूरा बना के दिखाया आपको, ऐसा नहीं कि बना दिया था पहले, वरना बनाकर तो मैं इसको रख सकता था। मैंने आपके सामने लाइव बनाने का पर्पस क्या रहेगा फिर, अगर आप उसको सिखा ना सके तो? अगर आपको हम इसको सिखा ही ना सके तो फायदा क्या है? ये आपका सिंगल स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट, ये आपका 2 स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट। समझ पा रहे हो कि नहीं? सिंगल स्टेज और 2 स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? ये होता है। अब बस जल्दी से मैं आपको 3 स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट और सिखाऊंगा, पहले इसको समझ लो। जैसे ही आपका ऑफिसर ये बटन दबाएगा, सप्लाई यहाँ से मिलके घंटी बजी, जैसे ही हटाया घंटी बजना बंद। उसके बाद ये सप्लाई को स्टोर कर देगा इस एडजस्टर के द्वारा, इस इंडिकेटिंग लैंप को थोड़ी देर तक जलाए रखेगा। सेम कहानी होगी जब ये ऑफिसर बटन दबाएगा, पुश बटन, तो सप्लाई मिलेगी घंटी को, जितनी देर तक सप्लाई रहेगी वो घंटी बजेगी, फिर हट जाएगा तो सप्लाई घंटी कट जाएगी। लेकिन ये रिले और कॉन्टैक्टर के द्वारा इस बल्ब को सप्लाई थोड़ी देर तक मिलती रहेगी, जिससे कि वो प्योन आकर के देख लेगा कि किस ऑफिस की घंटी बजी है या किस ऑफिस की घंटी नहीं। ओके गाइस, चलिए फिर उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंडिकेटिंग सर्किट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सिंगल स्टेज और डबल स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट को सीख लिया है। अब जल्दी से अपने 3 स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट को भी सीख लेते हैं। ये काम करते हैं, 3 स्टेज का डायग्राम दे दूँ, रहने दे यार उसको, 3 स्टेज का डायग्राम दे देंगे, वैसे उसको याद कर लेना जैसे इसको करना है। ये करा ही नहीं, पता नहीं बाबा यार, मुझे बड़ी बड़ी दुविधा होती है कभी कभी तो कि क्या पढ़ाएं और क्या छोड़ें, इतना सारा तो कोर्स है। लेकिन छोड़ना कुछ भी चाहता नहीं मैं, मेरे को लगता है कि जो भी छोड़ दिया, अगर एग्जाम में वही आ गया तो तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे, पकड़ लोगे मुझे, अरे सर ये क्या हो गया, जो आपने छुड़ाया था वही आ गया। चलो 3 स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट को सीख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा 3 स्टेज वाली इंडिकेटिंग सर्किट है बच्चों, उसके लिए एक घंटी रहती है जो कि न्यूट्रल से कॉमन मिलेगी। सिर्फ एक ही घंटी होती है जिससे कि न्यूट्रल को एक न्यूट्रल पॉइंट कॉमन मिलेगा, और बाकी सारे के सारे आपके जो रहेंगे वो बच्चे उसी की तरह पॉइंट रहते हैं जैसे इसमें। अरे परेशान मत हो, ज़्यादा नहीं परेशान होगा। जैसे इसमें 2 बातें समझाएं, वैसे एक और बढ़ा देंगे ना तो वो तीसरा हो जाएगा। डायग्राम देख के समझ जाओगे, इसको रहने दो, ठीक है। बस अब हम लोग सीख लेते हैं बच्चों अपना बस। जो बस की घंटी बजती है वो किस प्रकार से बजती है, इसको बस देख लेते हैं थोड़ा सा। कि जैसा आपको पता ना बस में भी एक घंटी लगी होती है अलार्म सर्किट के लिए, तो वो किस प्रकार से बजती है और इंडिकेशन लैंप किस प्रकार से काम करते हैं बस के, बस वही वाले उसके बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जल्दी से सीधा ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को पढ़ेंगे और काम खत्म हो जाएगा। चलिए तो 3 स्टेज को तो रहने देते हैं, उसको नोट्स को देख लेना, कुछ नहीं होने वाला उसमें वैसे भी। बस का थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि नया नया डाला है सिलेबस में, इसलिए बस के बेल इंडिकेशन सर्किट को सीख लेते हैं। तो जो आपका बस का बेल इंडिकेटिंग सर्किट है बच्चों, उसमें कुछ नहीं है। उसमें आपको पता है 12 वोल्ट की डीसी बैटरी उपयोग की जाती है, तो इसमें एक प्लस रहेगा और एक रहेगा माइनस। तो यहाँ पर जो डीसी बेल होती है, डीसी बेल होती है लगी हुई यहाँ पर, तो सबसे पहले एक प्लस से पुश बटन आपका कनेक्ट होता है। ये भैया पुश बटन आपका कनेक्ट हो गया प्लस से, ठीक। उसके बाद क्या रहेगा आपका कि ये आपका वही एडजस्टर तो लगेगा जरूर इसमें, तभी तो आपके कोई घंटी, मतलब आपको रेड और ग्रीन इंडिकेटर भी जलाने होते हैं ना, तो रेड और ग्रीन इंडिकेटर जलाने के लिए आपको इसमें वो तो लगाना पड़ेगा जरूर, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्टर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्रीन इंडिकेटर, ये आपका रेड इंडिकेटर, कुछ भी समझ लेते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद एडजस्टर एक लगा होगा पक्का, तो एडजस्टर जो लगा होगा बच्चों वो आपका यहीं से लगा होता है, ये लगा होता है आपका एडजस्टर, इसको भी माइनस नेगेटिव मिल जाता है। उसके बाद रही बात घंटी की, तो बच्चों एक ये तो होता है नॉर्मली ओपन, एक यहाँ पर एनओ और एनसी पुश बटन और लगा होता है। क्या होता है, एक यहाँ पर एनओ और एनसी पुश बटन लगा होता है, वो भी यहाँ पर काम कर रहा होता है। वो एनओ और एनसी पुश बटन क्या होता है, ये नॉर्मली क्लोज्ड और ये नॉर्मली ओपन वाला सेक्शन रहता है। ये बेसिकली कनेक्ट रहता है आपके डायरेक्टली 12 वोल्ट की सप्लाई से यहाँ तक, और यहाँ से आपका कनेक्ट रहता है ये एक
घंटी को। बस ये आपका भैया सर्किट है बस का। जैसे ही कोई आपका इसको दबाएगा तब ये घंटी बजेगी और इंडिकेटर जलेगा और आपका बस रुकने के लिए ड्राइवर को इशारा मिल जाएगा। और ये आपका बस के लिए बेल इंडिकेटिंग अलार्म सर्किट का वायरिंग या स्कीमेटिक डायग्राम था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। बस जल्दी से अब हम लोग आते हैं अपने ट्रैफिक सर्किट्स पर और ट्रैफिक लाइट्स के ऑपरेशन को सीख करके हम जल्दी से अपने चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स में। किसमें? नेक्स्ट 10 मिनट्स में। लेकिन बस मैं आपको पहले एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा कि एक आता है डॉक्टर्स क्लिनिक रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट, उसको भी सीख ही लेते हैं क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि आपका एक भी टॉपिक छूट जाए सिलेबस का। यार सोचो कि मैं आपको एक एक कंटेंट क्लियर करा रहा हूँ। दुनिया में कौन टीचर ऐसे हैं जो आपको एक एक कंटेंट क्लियर कराएंगे इतने कम पैसों में। मात्र 400 रुपये की फीस है। इस बैच को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को अवेयर कराइए और बोलिए कि रोहित सर का बैच चल रहा है, आज ही ले डालो, तुरंत ले डालो, एकदम ले डालो। तो बच्चे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डॉक्टर्स क्लिनिक रेस्पॉन्स सर्किट। डॉक्टर्स क्लिनिक रेस्पॉन्स सर्किट एक्चुअली होता क्या है, डॉक्टर्स क्लिनिक रेस्पॉन्स सर्किट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहानी यह है कि इसमें आपकी एक बैल लगी होती है, दो बैल लगी होती हैं। एक बैल लगती है आपकी घर पर और एक बैल लगती है आपकी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर। तो होता यह है कि जैसा मान लीजिए कि यदि कोई मरीज अगर आया और वो आपके क्लिनिक पर घंटी बजाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब अगर घर पे हैं तो डॉक्टर साहब को कैसे पता लगेगा कि मरीज आया है या नहीं आया है, या क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो इसके लिए बेसिकली एक अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें आपकी दो लगेंगी बैल। ये लगी भैया दो बैल, एक बैल ये लगेगी आपकी क्लिनिक में और ये वाली बैल लगेगी आपके घर पर। और एक लगेगा बच्चों आपका 2 वे स्विच। क्या लगेगा? वायरिंग डायग्राम बना रहे हैं बस। एक लगेगा 2 वे स्विच और एक पुश बटन तो ऑब्वियस सी बात है लगेगा ही, क्योंकि बिना पुश बटन के तो ऑपरेट नहीं होगी ना। ये पुश बटन लग गया भैया। ये रहे दो वायर, एक न्यूट्रल और एक फेज। न्यूट्रल को इसको देने की तो आवश्यकता नहीं, न्यूट्रल सीधा इसको दो, इससे निकाल के फिर इसको दो। ठीक। अब रही फेज वायर की बात। फेज वायर सबसे पहले पुश बटन में लाएंगे क्योंकि जो कोई भी जो आएगा पुश बटन को तो प्रेस करेगा। पुश बटन से निकाल के बच्चे लेकर के जाइए आप 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में। इसके एक टर्मिनल से आप इस वाली घंटी को कनेक्ट कर दीजिए और इसके दूसरे टर्मिनल से आप इस वाली घंटी को कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही मान लीजिए कि अगर ये स्विच ऊपर को है और मान लीजिए कि ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक की घंटी है, तो अगर ये स्विच ऊपर को रहेगा तो क्लिनिक की घंटी बजेगी। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब घर पर चले गए तो इस स्विच को नीचे को कर दिया जाएगा। जब ये स्विच नीचे कर देंगे तो कोई इस घंटी को बजाएगा तो ये आपकी घर की घंटी बजेगी। तो इसको कहा जाता है डॉक्टर्स क्लिनिक रेस्पॉन्स सर्किट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वाह भाई वाह, मौज कर दी बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम लोग अपने अगले सर्किट पर जिसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट्स। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक हुआ है, ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट्स। तो एक्चुअली जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल सर्किट्स रहते हैं उसमें सबसे पहले तो सीक्वेंशियल ऑपरेशन होता है। सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ वन बल्ब, मतलब कि एक बल्ब का सीक्वेंस में ऑपरेशन होता है, सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ वन बल्ब। दूसरा रहता है जब दो बल्ब का सीक्वेंस में ऑपरेशन होता है, सीक्वेंशियल ऑपरेशन। देख रहे हो बच्चों लगातार कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। तो जितना हो सके अपने सभी साथियों को इस 4th सेमेस्टर बैच के बारे में बताइए
फिर रहता है बच्चों सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ 3 बल्ब, फिर रहता है सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ 4 बल्ब। तो मैं आपको अभी 1 और 2 वाला समझाता हूँ। यहाँ पर आपकी टाइम डिले रिले लगी होती है। जब बात करेंगे अगर बच्चों हम सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ 1 बल्ब की अगर बात करेंगे कि एक बल्ब का सिक्वेंशियल ऑपरेशन हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक बल्ब के लिए एक तो टाइम ऑन डिले रिले लगी होती है और एक टाइम ऑफ डिले रिले लगी होती है, कि मतलब एक रिले जो होती है वो उसको ऑन करने का काम करती है और दूसरी रिले जो होती है वो उसको ऑफ करने का काम करती है। आई बात समझ में? यहाँ पर लगा रहेगा एक स्विच, उसके बाद यहाँ पर लगी रहेगी आपके ये रिले के पॉइंट्स, और इन पॉइंट से एक तरफ सप्लाई मिलेगी आपकी उस इंडिकेटिंग लैंप को, जिस भी ये सब रिले के पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इंडिकेटिंग लैंप आपको ग्लो कराना है। ये रहा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल मिल गया, और इससे एक सीधी सप्लाई मिलेगी टाइम डिले रिले को। एक ये टाइम डिले रिले है, इसको मान लीजिए ऑन टाइम डिले रिले है, ये आपकी T1, और दूसरी मान लीजिए कि ये आपकी ऑफ टाइम डिले, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी दूसरी ऑफ टाइम डिले रिले है, ये है आपकी T2। बस जैसे ही आप इस स्विच को दबा दोगे तो जब ये इसको सप्लाई मिलेगी तो मान लीजिए ये स्विच को ऑन कर देगी, उसके बाद 10 सेकंड बाद ये इसको ऑफ कर देगी, फिर 10 सेकंड बाद ये इसको ऑन कर देगी, फिर 10 सेकंड, तो जितना भी सेट रहेगा डजेंट मैटर। मैं बात 10 सेकंड खुद से लगा रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता। और ये येलो लाइट मान लीजिए कि येलो कलर की कोई लाइट है, ऐसा नहीं कि 10 सेकंड हो, वो डिपेंड करता है कि 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, वो तो अपना अलग अलग रहता है मैटर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 10 सेकंड है तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूँ सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ 2 बल्ब। इसमें कुछ नहीं है, जैसे ही ये स्विच यहाँ पर स्विच लगाए, जैसे ही ये फेस का वायर है बच्चों और ये न्यूट्रल का, तो जैसे ही इस फेस के वायर द्वारा सप्लाई मिलना शुरू होगा, स्विच को दबाएंगे तो आपके मान लीजिए कि ऑन टाइम डिले रिले को सप्लाई मिल गई, तो ऑन टाइम डिले रिले क्या करेगी, ये बल्ब को ऑन कर देगी। अब दोनों को सप्लाई मिल गई है, 10 सेकंड बाद वो आप, अगर 10 सेकंड का टाइम सेट है तो 10 सेकंड बाद वो आपकी जो ऑफ टाइम डिले रिले है वो आपकी ऑफ कर देगी, और अगर जो भी टाइम सेट होगा उसके बाद वो आपकी दूसरी और रिले उसको ऑन कर देगी। तो ये कहा जाता है सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ 1 लैंप या एक ही बल्ब का। अगर बात करें एक से ज़्यादा बल्ब के, यानी कि 2 वाले की बात करते हैं, और फिर हम लोग 3 की बात करेंगे, फिर हम लोग 3 के साथ 4 की बात करेंगे, और फिर बच्चों हमारा आज का लेक्चर और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। क्या? लेक्चर और चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। चलिए बच्चों जल्दी से बात कर लेते हैं 2 लैंप के सीक्वेंसर कंट्रोलिंग की। तो बहुत ही ज़्यादा आसान, कुछ भी नहीं करना, बस जैसे यहाँ तक कॉन्सेप्ट किया है ना, इस वाली रिले से बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं बदलना है, कुछ भी नहीं, बस इस वाली रिले से एक लैंप और लगा देना है। लो भैया 2 का भी इसी में काम निपटा दिया हमने। चलिए लैंप एक और लग गया, तो ये आपका 1 हटा करके 2 लैंप की सीक्वेंसर ऑपरेशन हो गया। अब क्या है कि इससे हमने ये लैंप कंट्रोल कर दिया, मतलब जैसे कि अब ये रिले जो T1 है वो इस वाले लैंप के लिए ऑन टाइम डिले रिले का काम कर रही है, और इस वाले के लिए ऑफ टाइम डिले रिले का काम कर रही है। जैसा मान लीजिए कि ये ग्रीन लैंप है, येलो था, अभी जो ये वाली रिले है T1 वो इस वाले लैंप के लिए ऑन टाइम डिले रिले का काम कर रही है, लेकिन इस वाले लैंप के लिए ऑफ टाइम डिले रिले का काम कर रही है। इस प्रकार से ये आपका रहता है, क्लियर? इस प्रकार से आपके 2 सिग्नल्स की ऑपरेटिंग की जाती है। तो अब हम सीख लेते हैं यहाँ पर अपने 3 लैंप की कंट्रोलिंग बच्चों। देखिएगा इनको याद करना पड़ेगा, बाकी मैं कोशिश आपको पूरी कर रहा हूँ समझाने की, लेकिन इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बच्चों याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, बिल्कुल परेशान है। तो अब हम लोग अपने 3 लैंप की एक साथ कंट्रोलिंग सीख लेते हैं। तो 3 लैंप की कंट्रोलिंग सीखने के लिए ये रहा आपका फेज वायर, ये रहा आपका न्यूट्रल वायर, यहाँ से लाइए भैया, और सबसे पहले वो टाइम डिले रिले के पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका स्विच कनेक्ट होगा ना, ये रहा स्विच। उसके बाद बच्चों स्विच के बाद एक वही टाइम डिले रिले का नॉर्मली क्लोज पॉइंट कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एक आपकी टाइम डिले रिले को इससे कनेक्ट कर दीजिए। ये आपने एक टाइम डिले रिले T1 इससे लगा दी, ये लीजिए T1, और इसको न्यूट्रल तो मिलना तय है।
उसके बाद क्या करेंगे कि इसके नीचे वाले पॉइंट से एक कनेक्शन लेके जाएंगे और यहाँ पर वही नॉर्मली क्लोज पॉइंट करके इसका, और यहाँ पर बल्ब लगा देंगे इंडिकेटिंग लैंप के लिए। अब इस बल्ब के कनेक्शन लेके जाएंगे और फिर यहाँ से कनेक्शन लेके जाएंगे और फिर दूसरी रिले लगा देंगे। इसका ऑपरेशन समझाऊंगा, परेशान मत हो बिल्कुल, ये भी ठीक है। और उसके बाद आपके जो आपका इंडिकेटिंग लैंप है रिले को लगाने के लिए भी एक वही नॉर्मली क्रॉस पॉइंट लगाएंगे और इसके नीचे वाले टर्मिनल से बल्ब को लगा देंगे। फिर से वही काम करेंगे, इस वाले रिले के ऊपर वाले टर्मिनल से क्या करेंगे कि इस लैंप को लगाने के लिए भी यहाँ पर एक नॉर्मली क्लोज पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से अगली वाली रिले के लिए आप बोले गए और इस रिले का लगा दिया। इस रिले को लगाने के लिए फिर से वही लगाएंगे नॉर्मली क्लोज पॉइंट और इस पॉइंट के नीचे वाले टर्मिनल से इंडिकेटिंग लैंप के लिए ले गए। ये रहा फेज वायर, ये रहा न्यूट्रल वायर और हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस। ये है आपकी T1, ये है T2, ये है T3। ठीक है बच्चों, ये आपका रेड मान लीजिए, ये येलो, ये ग्रीन। ऐसा मान लीजिए कि इन सब में 10-10 सेकंड का फासला है। तो जैसे ही आप ये ध्यान सुनना, जैसे ही आप ये स्विच दबाओगे, ये वाली टाइम डिले रिले इसको ऑन कर देगी। अब ये वाली टाइम डिले रिले जो भी टाइम सेट रखा है 10 सेकंड का सेट है, तो 10 सेकंड बाद ये इसको ऑफ कर देगी, इसको ऑन कर देगी। अभी अगली वाली रिले अगले 10 सेकंड बाद इसको ऑफ कर देगी, इसको ऑन कर देगी। फिर से ये वाली रिले इसको ऑफ करके इसको ऑन कर देगी। सिंपल था फंडा, सिंपल सी ऑपरेशन बात करते। समझ में आया 3 लैंप वाला? चलिए अब बच्चों एक रह गया बस 4 लैंप की कंट्रोलिंग, उसको भी कर देते हैं और काम खत्म करते हैं जल्दी से बस अपने चैप्टर का। और बच्चों सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करो। देखिए ये मत सोचना कि सर इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी समय है और ना बच्चों हमारे पास समय है, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम आ गए। आप क्या स्लो मोशन में पढ़ना चाहते हो? अब तो जितना फास्ट पढ़ोगे उतना आप लोग का फायदा है। समझ में आई बात की नहीं? ये जितना फास्ट पढ़ोगे उतना आप लोग का फायदा, मेरा नहीं, आप लोगों का फायदा है। अभी सेम कहानी बिल्कुल सेम फंडा अप्लाई होगा। मैं 4 वाला भी इसी में करके दिखाऊंगा। ये हमने किया है 3 का, इसको नोट करो जल्दी से। और 4 लैंप की ऑपरेशन भी इसी में करेंगे। यहाँ पर ये लगाना भूल गया था मैं, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट रिले वाला। अब चौथे वाला भी सेम यहीं पर करेंगे, देखना कैसे करेंगे। आपको तो पता है कैसे करेंगे, अभी तो करना सिखाया कैसे करेंगे। बताओ कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कैसे करेंगे। ये रिले इसको, ये रिले इसको, ये रिले इसको, और अब क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ क्या करेंगे। अब एक रिले और लगाएंगे और वो आपके अगले वाले लैंप को ऑपरेट कराएगी। क्या करेंगे, अब यहीं से एक रिले और लगा देंगे। रिले को लगाने के लिए फिर से वही नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट और ये लग गई आपकी रिले। दिख रहा है ना सब कुछ, ये लग गई रिले। रिले लगते फिर यहाँ से तो आपका चला जाएगा बल्ब के लिए, इसके लिए फिर से नॉर्मली कॉन्टैक्ट, ये लग गया बल्ब। ये था G और ये हो गया G'। उसके बाद एक रिले और लगेगी अभी यहाँ पर, और वो रिले लगेगी बच्चों आपकी इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट होती हुई, जो आपकी इस वाले बल्ब को बुझाएगी और बंद कराएगी। तो बेसिकली जब हमको 4 बल्ब जलाने होते हैं सीक्वेंस में, तो हमारे पास 5 टाइम डिले रिले लगी होती है। ये 3 का था इससे पहले, अब ये आपका 4 लैंप की ऑपरेशन हो गया है। ये मत सोचना ये 4 लैंप का ऑपरेशन सर कर क्या रहे हैं। एक्चुअली मैं बच्चों परेशान मत हो, कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपल से सर्किट बना रहा हूँ। बस आपको याद करने हैं ये सर्किट्स, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है याद करना, ठीक है नहीं। वो आपके 4 लैंप की ऑपरेटिंग है। इससे पहले मैंने आपको 3 लैंप की सिखाई, उससे पहले 2 लैंप की सिखाई, उससे पहले 1 लैंप की सिखाई। इस प्रकार से बच्चों हमने अपना सारा पोर्शन कर लिया चैप्टर नंबर 2 का फिनिश। अगर एक बार में समझ नहीं आता है बच्चे, उम्मीद है एक बार में आएगा, तो क्लास दोबारा देख लीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आपके पास मेरा नंबर है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथ ही साथ ये मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। किसी भी समय आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं बस बच्चों आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे कोर्स के लिए पैसा दिया है, आप निराश ना हों। किसी बच्चे को भी, एक बच्चे को भी
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा पैसा डूब गया क्या कहीं, ऐसा कभी नहीं होने देंगे बच्चे। आपको कोई ऐसा लग जाए कभी कि आपका पैसा डूब गया, एक भी कंटेंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको समझ में आए और जो आपको कराया नहीं जाए। A to Z सारे कंटेंट मैं कराऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक, इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली खत्म हो गया है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, आप मुझे इस नंबर पर किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यदि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो बच्चे आप दोबारा फ़ोन कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बिजी रहते हैं थोड़ा सा, तो फ़ोन कभी कभी नहीं उठा पाते हैं, तो आप मुझे दोबारा भी तो फ़ोन कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है क्या या फिर आप इतने बड़े हो गए कि आप मुझे दोबारा फ़ोन नहीं कर सकते हैं बच्चों, सही बात है ना, कर सकते हैं ना। चलिए फिर, तो बच्चों मैं बस आप लोगों से इतनी बात कहना चाहूँगा कि भैया अपने इस 4th सेमेस्टर बैच को सभी लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि रोहित सर का बैच चल रहा है, जिससे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और बच्चों अगले सेमेस्टर में हम लोग फिर से बैच निकालेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे बारे में पता ही है। यदि आप पहली बार चैनल पर कोई क्लास देखने आए हो बच्चों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर कर देना। अपने इस बैच के बारे में यदि आप 4th सेमेस्टर में नहीं हैं तो 4th सेमेस्टर के सब स्टूडेंट के साथ को शेयर करिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना। नमस्कार।